हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशपाल ग्रोवर और रविंद्रास के यूट्यूब चैनल पे आपका जो है स्वागत है। और रविंद्रास आईएएस है, बहुत आपको पता ही होगा कि बहुत लंबे समय से जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में है, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है और बच्चों को बहुत बहुत हेल्प किया गया है रविंद्रास आईएएस के द्वारा। और यहाँ पर जो है अब मैं जो है आपके लिए यूपीएससी के लिए इकोनॉमी जो है वो पार्ट जो है वो आज डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम यशपाल ग्रोवर है और मैं 20 साल तक मैंने गवर्नमेंट बैंक में जो है एज ए ऑफिसर काम किया है। और उसके बाद पिछले 6 सालों से लगातार मैं यूपीएससी के लिए क्लासेस ले रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने बाईजूस वगैरह पे और दूसरे जो चैनल्स हैं वहाँ पर ही मैंने अपना जो है लेक्चर्स रिकॉर्ड भी किए हैं और ऑनलाइन और लाइव क्लासेस भी दी हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे जो हैं वो लगातार अगर अपनी मेहनत करते रहें और उनको सही गाइडेंस मिलती रहे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए होने से कोई विषय रोक नहीं सकता है। और यही हमारा यहाँ पर प्रयास भी है कि आपको जो है वो लगातार जो है आपको गाइड किया जाए, ठीक प्रकार से गाइड किया जाए, ताकि आप जो है अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस वगैरह हो या दोनों ही हो क्यों ना हो। और उसके लिए हमको पूरी तरह से और रविंद्रास चैनल जो है आपको पूरी तरह से हेल्प करता रहेगा, लगातार हेल्प करता रहेगा। आज जो है मैं आपको जो है यूपीएससी के लिए जो इकोनॉमी है उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं, सब टॉपिक्स क्या क्या है उसके अंदर जो हमें पढ़ने हैं, उन सब के बारे में जो है आज हम डिटेल जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझा दूँ कि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज में बहुत लंबे समय से जो है इकोनॉमी जो है एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है सभी एवरी ईयर्स के लिए। लेकिन और जो उसमें क्वेश्चन जो रहे हैं वो ना केवल कंसेप्ट्स बेसिस पर रहे हैं बल्कि करंट को टच करते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रहे हैं। और हर साल कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं हर साल इकोनॉमिक सेक्शन में से पूछे जाते हैं। ये कहूँगा 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बल्कि इसके अलावा करीब 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको इनडायरेक्टली जो है वो भी मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम से हो, गवर्नमेंट प्लान्स से हो या गवर्नमेंट की और जो भी नई नई जो है इकोनॉमिक सेक्शन में जो भी उनकी इवेंट्स हैं उन सब के ऊपर जो है लगातार जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं। सो आई होप कि यहाँ पर जो है हम जब आपको डिस्क्राइब करेंगे एक एक चीज़ तो आपको यूपीएससी का जो 2020 है उसको निकालने में किसी बात कोई दिक्कत नहीं होगी, खासकर अगर हम प्री की बात करें तो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आते हैं। That is, today we are going to discuss the detailed economic syllabus for UPSC and state PSCs. That is also including कि सब टॉपिक्स कि हमें ना केवल हमें क्या क्या जो है वो सिलेबस के अंदर कवर करने हैं, टॉपिक्स करने हैं, बल्कि उनके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, ताकि हमें एकदम क्लियरिटी रहे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो सबसे पहली चीज जो आती है, किसी भी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें इकोनॉमी का तो इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमारे को जो है इकोनॉमी के अंदर जो है वो करनी पड़ती हैं और जो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाती है, ना कि हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाती है बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित करती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कि विभिन्न विश्व में कितने प्रकार की इकोनॉमीज हैं, किस प्रकार से वो काम करती हैं, वो सब चीजें। देन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज। सेक्टर इकोनॉमीज मतलब जैसे हम बात करें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, वो सब चीजें जो हैं हम यहां पर डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में जो है वो हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रभावित करता है, या जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। और नाउ द टर्शियरी सेक्टर। आपको ये पता ही होगा कि अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो जो टर्शियरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा जिसको हम नाम देते हैं हमारा तृतीयक क्षेत्र।
तृतीयक क्षेत्र जो है, टर्शियरी सेक्टर जो है, वो किस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी है उसको जो है वो प्रभावित करता है। दैट ऑल थिंग वी विल डिस्कस इन आवर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि कोई भी देश है उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वहां पर किस प्रकार से जो है पैसा जो है फ्लो करता है। अगर खासकर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में पैसा जो है किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है, आगे की तरफ जाती है, वो सब चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद लगातार जो है क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड देन द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की जो इकोनॉमीज हैं उनको किस प्रकार से जो है विभिन्न सेक्शंस में जो है वो बांटा गया है, दैट ऑल वी विल डिस्कस। क्योंकि इसके बाद लगातार क्वेश्चन, क्योंकि जैसे हमने बात करते हैं, हम बात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कमांड इकोनॉमीज है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज हैं, मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, वो किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी है उन सबको जो है वो प्रभावित करती हैं। और याद रखिएगा एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने देखी होगी, वर्तमान समय में जो एक देश है दूसरे देश के साथ आपस में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, खासकर बात करें इकोनॉमिकली। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात निकल के आती है कि अब जो वर्ल्ड है एक प्रकार से पूरा वर्ल्ड नहीं रह गया, इंडिया हैज नाउ बिकम ए ग्लोबल इकोनॉमीज। आजकल हमने देखा होगा वर्ल्ड इकोनॉमीज की बात नहीं करते, आजकल हम किसकी बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आज जो पूरा विश्व है वो एक छोटा सा गांव बनकर रह गया है। आज एक देश दूसरे देश से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, अगर हम कहें कि अगर किसी दो देशों के बीच राजनीतिक विवाद हो तो हो सकता है उन देशों के बीच राजनीतिक विवाद रहे हो और या हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। चाहे हम भारत पाकिस्तान की बात कर लें, अमेरिका चाइना की बात कर लें, या हम अमेरिका नॉर्थ कोरिया की बात कर लें, आपने देखा होगा कि काफी विवाद रहे हैं। भारत पाकिस्तान में राजनीतिक विवाद रहे हैं, अमेरिका और चाइना के भी ट्रेड वॉर्स चल रहा है जिसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक असर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद चाहे भारत पाकिस्तान हो या चाइना अमेरिका हो या कोई और जो अन्य देश है जो विवाद में रहे हो, राजनीतिक विवाद में रहे, लेकिन उन सबके बीच आर्थिक गतिविधियां लगातार चलती रही हैं और चल रही हैं। सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, कि किस प्रकार से हम वर्ल्ड की इकोनॉमीज को, कमांड इकोनॉमी क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है। जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया इज अंडर नाउ कमांड इकोनॉमी। सो किस प्रकार से इकोनॉमीज जो है ये करती हैं। सेकंड टॉपिक जो आता है, आजकल के समय में देखा गया है कि इसके ऊपर काफी जो है चर्चा रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वर्तमान में, हम बात करते हैं आर्थिक विकास की और आर्थिक वृद्धि की। क्या विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, समृद्धि में क्या अंतर है, यहां पर जो है हम डिटेल्ड में जो है इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। देन वर्तमान समय में ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें यह बताएंगी कि वर्तमान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किस आधार पर नापते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो इकोनॉमी है किस प्रकार की चल रही है, कि वहां पर हमने क्या डेवलपमेंट्स करी हैं, उन सब के ऊपर हम यहां पर चर्चा, जिसमें हम सबसे बड़ी चर्चा करते हैं किसकी, HDI, मानव विकास सूचकांक। आपने देखा होगा कि वर्तमान में हम जो हैं वो मानव विकास सूचकांक HDI, जिसको हम सिंपल भाषा में आप नाम देते हैं HDI। HDI क्या है, किन आधारों पर निकाला है, और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में लगातार HDI इंडेक्स हमारा क्या है, देन हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, उसके ऊपर कई बार जो है क्वेश्चन, इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि HDI जो है वो किस आधार पर निकाला जाता है, वर्तमान में भारत का रैंक क्या है, पिछले साल भारत का रैंक क्या था, और भारत में जो सुधार हुए या भारत उस सूचकांक में पिछले साल नीचे गिरा तो किन कारणों से गिरा,
और उन कारणों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। ये सब चीजें जो हैं हम एचडीआई या जो हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उन सब के अंतर्गत जो है हम चेक करते हैं। देन हमारी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं उस देश की राष्ट्रीय आय की, कि उस देश की राष्ट्रीय आय किस प्रकार की है, वहां के जो लोग हैं उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज जीडीपी। जीडीपी क्या है, किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके आधार पर जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं। और यहां पे मैंने एक चीज और देखी है, मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने एक चीज और चीज विशेष रूप से देखी है। अगर हम बात करें जीडीपी की, जब हम ऑफलाइन बोर्ड में पढ़ाते हैं या हम लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो जब मैं पूछता हूं बच्चों से कि व्हाट इज जीडीपी और वर्तमान में हमारा जीडीपी कितना है, तो छूटते ही एक ही सवाल का एक ही आंसर आता है कि हमारा जो जीडीपी है दैट इज 6.9% या 7.1% या कुछ और जो भी बच्चे बताना चाहते हैं। वर्तमान में जो है हमारा जो जीडीपी है दैट इज 4.8%। और अभी जो है क्या नाम है, हमारा जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ ने हमारा जो है जीडीपी जो है उसको हमें डाउन किया, जब बच्चे ये बताते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज नॉट जीडीपी, दिस इज आवर जीडीपी ग्रोथ रेट। ये बता रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी। सो दैट इज द थिंग। जैसे अगर हम बात करें हमारा जो जीडीपी है दैट इज एज ऑन 31/3/2019 इट वाज 2.79 ट्रिलियन डॉलर। इट इज नॉट, और पिछले साल के मुकाबले यानी कि 31/3/2018 के मुकाबले 31/3/2019 में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रहा इट वाज 6.8 और या 6.9%। यानी कि 31/3/2018 को हमारा जो जीडीपी था वो था करीब 2.60 ट्रिलियन डॉलर, जो 31/3/2019 को बढ़कर 2.79 ट्रिलियन डॉलर हो गया। जो हमारा ग्रोथ रेट रहा इट वाज 6.9, इट इज नॉट जीडीपी। अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये जो है हमारा जीडीपी, या इस साल की हम बात कर रहे हैं कि 31/3/2000 या 31/3/2020 को हमारा जीडीपी होगा वो पिछले साल के मुकाबले 4.8% इंक्रीज के साथ आएगा। यानी कि हमारा जो जीडीपी होगा वो 2.79 में लगभग 5% की ग्रोथ रेट लिए हुए होगा। अब एक और चीज आती है कि हम जीडीपी जो है या जीएनपी जो है नेशनल किस प्रकार से निकालते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो जीडीपी है या नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को निकालने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी देश है हमारा देश। कैसा देश है? एक गरीब देश की श्रेणी में आता है, पहली चीज। दूसरा, यहां पर जो एजुकेशन का जो लेवल है उसको हमने काफी नीचे मान के चल रहे हैं। क्या होता है कि लोगों को एक्चुअली जीडीपी के बारे में या जो जीडीपी के जो इंडिकेटर्स का ज्यादा जानकारियां नहीं है। तो क्या होता है, जो डाटा जो निकल के आता है दैट इज जो डाटा जो है वो काफी वाइबरकेटेड डाटा हो जाता है, जिससे क्या होता है समस्याएं जो है वो बढ़ जाती है। और या अब इसमें एक चीज भी और भी आती है कि जो जीडीपी है उससे संबंधित या नेशनल इनकम से संबंधित कौन कौन से संस्थान हैं जो हमारा जो नेशनल इनकम को जो है उसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम बात करें सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसएसओ है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन या नया आया एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार से कैलकुलेशंस के अंतर्गत जो है वो लेकर के आते हैं। नेक्स्ट जो आती है इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए सिंपल सा एक नियम है कि कोई भी देश जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के बिना नहीं चल सकता। जब तक हम प्लान्स नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी कुछ ना कुछ प्लान बनाए होंगे, 100% बनाए होंगे कि हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो
जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे उसके बिना हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब अगर हम बात करें, हमारे देश ने आर्थिक विकास करने के लिए, लोगों की जीवन शैली को, उसका स्तर सुधारने के लिए किस प्रकार से काम किया है, वो सब की सब कि हम प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, किस प्रकार से हमारे देश में जो प्लानिंग है उसके क्या क्या पर्पस रहे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स क्या हैं, उनके किस प्रकार के मॉडल्स हैं। जैसे हम बात करते हैं माना लॉबिस मॉडल है, किस प्रकार से काम करता है, हैरोल्ड डॉमार मॉडल है, वो किस प्रकार से काम करता है, वो सब चीजें जो हैं हम उसके अंदर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशंस जो आए। पहले हमने बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, जो 1950 में जवाहरलाल नेहरू के समय में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसको 1 जनवरी 2015 को बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। अब जो है प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में क्या अंतर है, भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को क्यों बंद किया, नीति आयोग को क्यों बनाया, नीति आयोग को क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं इसको थिंक टैंक। हम इसको थिंक टैंक नाम क्यों देते हैं, ऐसे क्या परिवर्तन चीजें हैं जो प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में डिफरेंट है। ये सब चीजों के ऊपर जो है क्वेश्चंस हैं आपके पास लगातार आए हैं और आते रहते हैं। नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने अभी बताया भी था आपको, हमारा देश क्या है, एक गरीब देश है। और हमारी यहां पर सबसे बड़ी समस्या है, वर्तमान की भी अगर हम बात करें तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। यानी कि गरीबी और बेरोजगारी किस प्रकार से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से जो गरीबी है वो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को नीचे की तरफ लेकर जाती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टीज क्या है, और पॉवर्टी ट्रैप, जो हमारी सबसे बड़ी चीज आती है पॉवर्टी ट्रैप। हमारी जो जनता है वो किस प्रकार से गरीबी के जाल में फंसी हुई है, गरीबी का जाल जिसको आप बोलते हैं, जो किस प्रकार से जो है काम कर रहे हैं। और भारत में जो गरीबी है किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, उन सबके ऊपर जो है क्वेश्चंस लगातार आते हैं। खासकर अगर हम बात करें, ये जो जितने भी गवर्नमेंट स्टेप्स है, गवर्नमेंट रीजंस है, ये सब चीजें क्या है, हमारी मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है, दैट इज पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। और खासकर ये हमारे सोशल इकोनॉमिक रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, पूरा का पूरा एक सेक्शन है हमारा सोशल इकोनॉमी का, कि किस प्रकार से भारत में गरीबी है, क्यों गरीबी है, बेरोजगारी का उससे क्या संबंध है, किस प्रकार से बेरोजगारी और जो गरीबी है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, और किस प्रकार से हम अपना सामाजिक विकास करके किस प्रकार से हम अपना आर्थिक विकास भी क्या कर सकते हैं। देन भारत सरकार ने गरीबी को और बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, और जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं। और हमारे यहां पर 2 प्रकार की जो है एक और समस्या है हमारे देश में, लेबर प्रॉब्लम, मजदूरी की समस्या, मजदूरों की समस्या। और अगर आपने बीच में अपने एक और टर्म्स यूज किया होगा, पढ़ा भी होगा आपने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारे देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है किस प्रकार से हमारा देश काम कर रहा है। अब याद रखिएगा, अगले साल से 2020 में जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग निकाला जाएगा, उसके अंदर इस बार से लेबर को भी जोड़ दिया गया है, कि यानी कि वहां पर किसी भी देश में लेबर से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं और वहां की सरकार उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। प्लस इसके अलावा कि जो लेबर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो अर्बन हो, या ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्थाओं को वो प्रभावित कर रही है। ये सब चीजें जो हैं आपके मेंस का विशेष रूप से जो है ये पार्ट बनता है। सेम थिंग हमारा मेंस का सबसे बड़ा पार्ट, और प्री का जो है डाटा का पार्ट, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। ये आपको पता ही है कि हमारा देश कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है। हम शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहे हैं, और हमारी जो 60% पॉपुलेशन है वो ना केवल वो रूरल सेक्टर में रहती है, बल्कि रूरल डेवलप कृषि से संबंधित कार्य भी करती है। और हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अब भारत में जो है रूरल डेवलपमेंट क्या है
उससे संबंधित क्या क्या इश्यूज हैं भारत में, जो है रूरल सेक्टर किस प्रकार से जो है वो काम कर रहा है। अब रूरल सेक्टर में फंडिंग की सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश में, रूरल सेक्टर को हमें क्या करना है, क्रेडिट देना है, उनको पैसा देना है ताकि रूरल सेक्टर डेवलप हो सके, ताकि किसानों की जो स्थिति है वो सब सुधर सके। उसके लिए भारत सरकार बैंकों को क्या प्रकार से कहती है, किस प्रकार से काम करती है, वो सब क्या है हमारा एक रूरल क्रेडिट, जैसे हम नाम सुना किसान क्रेडिट कार्ड, या अभी सॉरी ब्रेक देना पड़ेगा क्या जो है अभी किसान क्रेडिट कार्ड किस प्रकार से काम करते हैं, या भारत में एपीएमसीज क्या हैं, एग्रो प्रोडक्ट मार्केटिंग किस प्रकार कमेटीज जो हैं वो क्या है, किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार से जो किसान हैं उनकी समस्याओं को किस प्रकार सुधारा जाता है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं रूरल डेवलपमेंट में किस प्रकार से जो सहकारी संस्थाएं हैं किस प्रकार से जो है हमारे देश की इकोनॉमी को सुधार रही हैं, किस प्रकार से काम करती हैं। प्लस आता है हमारा पंचायती राज, कि रूरल सेक्टर में पंचायती राज का क्या योगदान है। ये सब चीजें हमारा मेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है। प्लस के अलावा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, भारत सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, किस प्रकार से योजना चलाई। जैसे हम अभी बात करें, सरकार ने अब चलाया प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना, जिसमें हम सालाना किसानों को 6,000 रुपए का जो है वो योगदान दे रहे हैं, हर प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए। अब वो योजना क्या है, किस प्रकार से काम कर रही है, उसमें क्या कमियां हैं, किसानों को क्या बेनिफिट्स हैं, अब उसमें जो कमियां हैं सरकार को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है, ये सब चीजें आपका जो है मेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है। मनरेगा है, मनरेगा क्या है, किस प्रकार से काम करे, मनरेगा क्या है, एक प्रकार से हमारे रूरल डेवलपमेंट को विकसित करने का एक तरीका। देन वही वर्तमान में सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हुए हैं और वो किस प्रकार से जो है योजनाएं जो हैं वो काम करती हैं, ये सभी का सभी जो है हमारा मेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है। और प्री में जो हमारे करंट प्रोग्राम्स और प्लान्स है इसके ऊपर लगातार हमारे यहां पर क्वेश्चंस, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, लगातार हर साल यह मांग चलता है जितने हमारे करंट प्रोग्राम्स एंड प्लान्स है उसके ऊपर 5 से 6 सवाल रेगुलरली आते ही आते हैं। देन हमारी वर्तमान का एक सबसे बड़ा टॉपिक करेंसी एंड इन्फ्लेशन। भारत में मुद्रा क्या है, किस प्रकार से जारी की जाती है, कौन जारी करता है, और आजकल तो हम जितने आपको ये पता होगा हमारी करेंसी क्या है, किस प्रकार से जारी होती है, कौन जारी करता है, किन आधारों पे जारी की जाती है। देन हिस्ट्री ऑफ करेंसी, किस प्रकार से जो करेंसी है उसने अपना विकास किया और वर्तमान दौर में पहुंची। या सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं पीपीपी, करेंसी की क्रय क्षमता, मुद्रा की क्रय मुद्रा की क्रय क्षमता, परचेजिंग, यानी कि हमारे यहां पर जो मुद्रा, हमारी जो करेंसी, हमारी नागरिकों के पास जो पैसा है वो किस प्रकार से उनकी कितनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और याद रखिएगा इसी के आधार पर आजकल जो क्रय क्षमता है इसी के आधार पर हम निकालते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, और जिसके आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को वर्तमान में निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि ये जो क्रय क्षमता होती है किस संबंधित होती है, हमारी इन्फ्लेशन से संबंधित होती है। मुद्रास्फीति से संबंधित होती है, यानी कि हमारे देश में लोगों के पास पैसा कितना है, किस प्रकार से वह पैसा काम कर रहा है, किस प्रकार से लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उस मुद्रा से पूरी हो रही हैं। ये सब चीजें जो हैं अब वर्तमान का सबसे बड़ा रीजन बनता है। और वर्तमान में ये WPI और CPI क्या है, और अभी भारत ने न्यू IIP इंडस्ट्रियल पॉलिसी सीरीज जारी करी है, वो क्या है,
किस प्रकार से काम करती है, इसके ऊपर जो है डिटेल्ड में जो है हम यहां पर चर्चा भी करेंगे। और इसके ऊपर क्योंकि इसमें जो एट प्रेजेंट क्या है, हमारे मुद्रास्फीति में काफी बहुत तेजी से ऊपर नीचे हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन रहे हैं, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद और जीएसटी के बाद हमारे देश की जो मौद्रिक स्थिति है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उन सबके ऊपर जो है हम यहां पर डिटेल्ड जो है वो डिस्कशंस करेंगे। और अब अगला आता है वर्तमान में यूपीएससी में और स्टेट सिविल सर्विसेज में वो सेक्शन जिस पे लगातार बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, और बैंकिंग सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, हमारा बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, भारत में बैंक्स किस प्रकार से आया, भारत का पहला बैंक कौन सा था, किस प्रकार से बना, फिर आरबीआई क्यों आया, और वर्तमान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है मर्जर ऑफ बैंक्स, कि भारत सरकार जो है वो बैंकों को आपस में, जिसकी हम ये चर्चा भी कर रहे हैं, बैंकों का आपस में विलय। अभी भारत सरकार ने जो है बैंकों के विलय की घोषणा करी है कि, और हमारे जो पहले जो हमारे 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे उसको घटाकर 31 मार्च 2020 तक कितने हो रह जाएंगे, वो 12 रह जाएंगे। क्यों भारत सरकार काम कम उन बैंकों को कर रही है, किस प्रकार से जो है वो चीजें आ रही है। देन आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, आरबीआई क्या है, किस प्रकार से काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी एक और मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, हमारी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति मतलब होता है कि बाजार में मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, कि किस प्रकार से जो बाजार में आरबीआई जो है क्या क्या कदम उठाता है, किस प्रकार से बाजार में जो मनी है उसके फ्लो को जो है वो नियंत्रित करता है, सब इसी के अंतर्गत। देन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969 में और 1980 में भारत सरकार ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उससे पहले जब भारत आजाद हुआ, भारत सरकार ने 1949 में आरबीआई को अपने अधीन लिया, देन 1955 में एसबीआई को अपने अधीन लिया, फिर एसबीआई के जो सहयोगी बैंक थे उनको अपने अधीन लिया। किस प्रकार से अधीन में लिया, क्यों लिया गया, उससे हमारी अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़े, इन सब चीजों के ऊपर जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन ओम्बड्समैन से बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है, किस प्रकार से काम करती है, किन विषयों पर काम करती है। और अब तो आप पता भी होगा कि जो ये लोकपाल योजना है ये ना केवल बैंक्स में आ चुकी है, बैंक में है, बैंक में खैर पहले से ही है, अब इसके अंतर्गत आरबीआई ने एनबीएफसीज को भी शामिल कर लिया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो सब अब बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। देन डिपॉजिट, बैंकों में डिपॉजिट्स क्या है, किस प्रकार से आते हैं, बैंक अपना डिपॉजिट बढ़ाने के लिए क्या फायदा उठा रही है, सरकार ने विभिन्न प्रकार से क्या ऐसे कदम उठाए हैं कि लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करें। देन लोन्स, बैंकों में लोन्स क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, लोन देने के क्या बेनिफिट्स हैं, मार्केट में मनी के फ्लो को लोन किस प्रकार से नियंत्रित करता है। और फिर हम आएंगे एनपीए, वर्तमान समय में बैंकों की सबसे बड़ी समस्या एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादित आस्तियां क्या होती हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, कब लोन जो है, जो बैंकों के लोन्स जो हैं वो कब जो हैं वो एनपीए घोषित होते हैं। देन भारत सरकार ने सरफाइसी एक्ट बनाया सन 2002 में, वो एनपीए को रिड्यूस करने में किस प्रकार से हेल्प करता है, बैंकों की जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं उनको वो किस प्रकार से सुधारता है। अब पता ही होगा कि पिछले 3 सालों में हमने आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के ऊपर जो है हमने काफी कदम उठाए हैं। दिवालियापन और जो धन शोधन क्षमता है जो बैंकों की जो है वहां पर समस्याएं आ रही हैं, किस प्रकार से जो कंपनीज हैं वो दिवालिया हुई हैं या
बैंकों में उनको दिवालिया घोषित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, वो सब का सब जो है हमारा इसका पार्ट बनता है। और अभी रिसेंटली NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस प्रकार से इस समस्या को, भारत में एमपी की समस्या को सॉल्व करने के लिए कदम उठाया है, या NCLT जिसको अपीलेंट ट्रिब्यूनल, NCLT का जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, जहां पर यदि कोई पक्ष, चाहे वह बैंक हो या कोई वित्तीय संस्थान हो, या जिसके खिलाफ जो है बैंक ने या वित्तीय संस्थान ने इस तरह से केस फाइल किया है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, NCLT के खिलाफ NCLAT में क्या कर सकता है, वो अपना जो पिटीशन है उसको दायर कर सकता है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको हम नाम देते हैं, वर्तमान में भारत सरकार जिस तरफ कदम उठा रही है, वित्तीय समावेशन। किस प्रकार से वित्तीय समावेशन जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। देखिए बहुत सिंपल सा एक नियम है, यदि मेरे पास पैसा है और मेरा बैंक में खाता नहीं है तो क्या करूंगा, मैं उस पैसे को अपने घर में रखूंगा, यानी कि एक प्रकार से मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसी मनी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने क्या किया, वित्तीय समावेश की बात करी कि भारत में सभी नागरिकों का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि वो पैसा, जो पैसा आप महीने में या वीकली जो आप पैसा बचाएं, तो क्या करें, आप बैंक में जमा कर दें, जिससे क्या होगा, आपको भी फायदा, क्योंकि वो पैसा जो आपके घर में रखा हुआ था वो तो कुछ बेनिफिट देता नहीं, लेकिन अगर बैंक में रखेंगे तो क्या होगा, उस पर आपको ब्याज मिलेगा। प्लस ये पैसा जब बैंक में आएगा तो बैंक क्या करेगा, इस पैसे को मार्केट में फ्लो करेगा, लोन देगा। यानी कि आरबीआई को वास्तविकता में एक चीज पता चलेगी कि बाजार में मनी का फ्लो है किस प्रकार का, कितना पैसा है, कितना नहीं है। सो वित्तीय समावेश के ऊपर जो है, और इसका एक और बेनिफिट है, अगर हम बात करते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, यानी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस पे जो भी सब्सिडीज मिलती है या कोई भी और बेनिफिट मिलता है, वो क्या होना चाहिए, अब वो कैश ना मिलकर क्या करेंगे, आपके खाते में डाला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, सरकार जो पहले जो पैसा मिडिलमैन को देती थी उसको अब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो दैट इज द थिंग कि हमारा बैंकिंग सिस्टम। देन BSBDA क्या है, और अब रिसेंटली पेमेंट बैंक्स खोले गए, भुगतान बैंक जिसको बोला गया, और अभी रिसेंटली भुगतान बैंक जो है बहुत बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं, और अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वोडाफोन M-पैसा का वोडाफोन पेमेंट बैंक जो था, उसने आरबीआई से अपील करी कि उनका जो पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है उसे खत्म कर दिया जाए, और वो इस पेमेंट बैंक सिस्टम से बाहर आना चाहता है। क्यों बाहर आना चाहता है, वहां पर क्या क्या समस्याएं हैं, ये डिटेल्ड विषय है हमारे यूपीएससी का। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या है, देन एटीएम्स क्या है, और बेसल नॉर्म्स, बैंकों के लिए बेसल नॉर्म्स क्या हैं, कहां से जारी होते हैं, कौन जारी करता है, आरबीआई किस प्रकार से उसको इंप्लीमेंट करवाता है, बैंकों को बेसल के लिए जो है किस प्रकार से काम करना पड़ता है। देन वेरियस कमेटीज ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स, नरसिम्हन कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, जो बहुत सी कमेटियां हैं जो हमारे बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए जो है वो काम करती हैं। देन अवर फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखिए बहुत सिंपल सा एक नियम है कि बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब वो किस प्रकार से पैसा जो है वो इकट्ठा करता है, चाहे वो मनी मार्केट से करे, मुद्रा बाजार से करे, चाहे वो पूंजी बाजार से करे, किस प्रकार से मनी मार्केट किस प्रकार से कंट्रोल होता है, कैपिटल मार्केट किस प्रकार से कंट्रोल होता है, या सेबी क्या है, कैसे कंट्रोल करता है, वेरियस स्टॉक मार्केट्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। और वर्तमान में एक और चीज़ आज चर्चा रही है काफ़ी लंबे समय से, बिटकॉइंस क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, और इसके साथ साथ एक और बात करते हैं चीज़, और आइए आप नाम सुना भी होगा आपने आकर, बेशक वो साइंस से भी रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। कि किस प्रकार से ब्लॉक टेक्नोलॉजीज जो है किस प्रकार से काम करती हैं। देन वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे आपका जो है इकरा है, सिबिल है,
ये सब किस प्रकार से काम जो है करती हैं। देन IRDAI, इंश्योरेंस सेक्टर, कौन कंट्रोल करता है? IRDAI कंट्रोल करता है। किस प्रकार से जो IRDAI है वो कंट्रोल करता है हमारे फाइनेंशियल मार्केट को। देन बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, हमारा बजट क्या है, किस प्रकार से बजट बनता है, ये वेरियस डिटेल। और याद रखिएगा जो बजट है ये ना केवल प्री का बल्कि मेंस का जो पब्लिक फाइनेंस है ये पूरा का पूरा क्या है, एक बजट का आपका जो है यूपीएससी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। और इसके ऊपर जो है आपको मेंस में और प्री में लगातार क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा इकोनॉमिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। और अभी पता ही होगा कि अभी जो है बजट 2020-21 जो है वो 1 फरवरी को अनाउंस है और उसके बाद उस पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर जो अब क्लास होगी हमने यहां पर जो बजट 2020-2021 है इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। प्लस इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आएगा 2019-20 वो किस प्रकार से जो है वो क्या क्या चीजें उसमें आई। और याद रखिएगा हमारे लिए बजट तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में यह बताता है कि हमारा वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थितियां क्या हैं और भविष्य में किस प्रकार से सुधार सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। ये सब चीजें जो है हमारी जो फिस्कल पॉलिसी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स क्या हैं, बजट कैसे बनाया जाता है, पर्पस ऑफ बजट क्या है, इंडिया में बजट का क्या सिस्टम है, हमारा बजट कैसा बजट है, डेफिसिट बजट है, डेफिसिट बजट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बजट के ऊपर आती है दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा क्या है, किस प्रकार से काम कर रहा है और भारत सरकार ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और हम क्या हमारा वित्तीय घाटा क्या कम हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, जब फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे तो हम एक्ट की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड FRBM एक्ट, जो 2003 में बनाया गया और बाद में अभी इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। संशोधित FRBM एक्ट है जिसके अध्यक्ष रहे NK सिंह, जो अभी हमारे 15वें वित्त आयोग के भी अध्यक्ष हैं। FRBM एक्ट में संशोधन किया गया था, क्या है वो, किस प्रकार से जो है वो अब काम कर रहा है। या देन फाइनेंस बिल, वित्तीय बिल क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। यहां पर जो है हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है बजट के ऊपर जो है हम करें। और याद रखिएगा हर साल 3 से 4 क्वेश्चन बजट, इकोनॉमिक सर्वे या हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, FRBM एक्ट है, इसके अंदर लगातार जो क्वेश्चन जो है वो आते रहे हैं। देन अवर टैक्स सिस्टम, हमारा टैक्स क्या है, भारत में टैक्स सिस्टम किस प्रकार का है, क्या भारत में टैक्स सिस्टम की समस्याएं हैं। यह माना जाता है कि भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम रखता था। चाइना के बाद माना जाता है कि चाइना के बाद हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है। अब हमारा डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स के स्थान पर हम क्या लेकर आए, जीएसटी लेकर आए। जीएसटी लाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जीएसटी क्यों आया, किस कारणों से आया और जीएसटी संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, वो सब चीजें जो हैं अब हम पढ़ेंगे। और सरकार हमारी अर्थव्यवस्था में जो जीएसटी है उसने क्या योगदान दिया है, क्या कम हुआ है, क्या ज्यादा हुआ है, उन सब के ऊपर डिटेल जो है हम सकते। और इसके अलावा जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसके ऊपर क्या क्या कमेटीज बनी, जो चाहे विजय केलकर कमेटी हो या अन्य कमेटियां हो। देन राज्य और केंद्र के बीच किस प्रकार से बजट का बंटवारा होता है, टैक्सेस का बंटवारा होता है। और हम बात करेंगे 15वें वित्त आयोग की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। और अभी आपने पढ़ा भी होगा जो कब से कब तक काम करेगा, 2020 से 2025 तक काम करेगा। लेकिन अभी भारत सरकार ने इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया है और इसको जो है अब 2020 इस साल के आखिर 30 अक्टूबर तक जो है इस आयोग को जो है अपनी रिपोर्ट देती है। और जिसके ऊपर भारत सरकार ने काफी लंबे समय से काम भी किया है, ब्लैक मनी, काला धन।
काला धन क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्यों काला धन हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करता है, कितनी मात्रा में काला धन जो है अर्थव्यवस्था के लिए ठीक भी माना जाता है। देन हवाला, और हवाला संबंधी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर परावर्तन निदेशालय क्या है, किस प्रकार से काम करता है, ये हमारा पूरा पूरा टैक्स सिस्टम जो है हम यहां पर जो है डिटेल में जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देन इट इज सेंसस, जनगणना। भारत में जो जनगणना है किस प्रकार से की जाती है, 2011 की जनगणना क्या थी और अब 2021 का जो जनगणना की जाएगी उसमें क्या क्या नई नई चीजें शामिल हुई हैं, वो सब की सब जो है हम यहां पर डिटेल। अब उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, तब वी हैव टू डिस्कस अबाउट भारत का नागरिकता की बात है, CAA क्या है, NPR क्या है, और आधार। भारत सरकार ने आधार क्यों मैंडेटरी किया, किस प्रकार से जो आधार है वो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, सब चीजें जो है सब हम यहां पर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम बात करते हैं सतत विकास और सतत समृद्धि। सतत विकास एवं सतत समृद्धि क्या होती है, क्यों, किस प्रकार से काम करती है। और अभी हम बात कर रहे हैं एजेंडा 21 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है। कंपनीज का एजेंडा भारत सरकार ने जो दिया हुआ है, एजेंडा 21 क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा वर्तमान में जितने भी बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उन सबका मुख्य विषय क्या रहा है, सतत विकास रहा। सतत विकास होता क्या है, किस प्रकार से उसके अंदर काम करता है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित होगी, हमारा जनमानस किस प्रकार से प्रभावित होगा, इन सब के ऊपर जो है आपको जो है डिस्कस करना है। देन सस्टेनेबल ग्रोथ किस प्रकार से लाया जाता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, देन व्हाट आर द पर्पस और उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब चीजें जो हैं हम यहां पर अपना सिलेबस जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस। देन हमारा प्री का तो नहीं कह सकते विशेष रूप से, लेकिन मेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और चाहे कोई सा भी PCS हो, चाहे बिहार PCS हो, चाहे वो UP PCS हो, महाराष्ट्र आपका जो है मध्य प्रदेश PCS हो, सभी में ही जो लैंड रिफॉर्म्स है एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है हमारे मेंस का। वहां पे भारत में किस प्रकार से जो है लैंड रिफॉर्म्स किए गए, भूमि सुधार कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार भूमि कार्यक्रम सुधार जो है चलाए गए। देन भूदान क्या है, ग्राम दान क्या था, और भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको किस प्रकार से हमने क्या किया है, रीस्ट्रक्चर्ड किया है, किस प्रकार से वो दोबारा से हमने पुनर्जीवित किया है। और भारत में जो लैंड रिफॉर्म्स है वो सक्सेसफुल बहुत ज्यादा क्यों नहीं हो पाए, क्या समस्या रही उसके अंतर्गत। देन हमारे यहां पर जो है लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट जो रहा 2013 का क्या है, किस प्रकार से जो है ये चीजें आती है। देन वी विल डिस्कस इन ऑल दिस थिंग्स इन आवर मेंस सेक्शन, जब मेंस की पूरी तैयारी करेंगे यहां पर। देन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भारत क्या है, पूरी तरह से कृषि प्रधान देश है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो काफी हद तक एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर टिकी हुई है। और इस सेक्शंस में ना केवल प्री में से बल्कि मेंस में भी आपको ना केवल प्री में, मेंस में का क्वेश्चन आने ही आने हैं, और इसमें प्री में भी जो है काफी हद तक जो क्वेश्चंस है वो आते ही हैं। चाहे हम बात करें GM क्रॉप्स की या GI टैक्स की, MSP और PDS की। वर्तमान समय भारत सरकार ने क्या किया है, PDS और MSP के ऊपर जो है काफी जो है उसमें चेंजेस किए हैं, क्या पॉलिसी चेंजेस हुए हैं वो सब चीजें। APMCs क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड, अपेडा, ई नाम, और अब नेशनल एग्रीकल्चर मिशन है, बैम्बू मिशन आया है, क्यों लाया गया है। देन एग्रीकल्चर रिलेटेड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, भारत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स लेके आई है, वो सब चीजें जो है किस प्रकार से एग्री क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, नाबार्ड क्या है, किस प्रकार से काम करता है, या स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स हैं या क्रॉप रोटेशन है किया जाता है, वो सब चीज़ें जो हैं हम डिटेल में जो है एग्रीकल्चर सेक्शन में जो है, जो प्री का पार्ट होगा प्री के हिसाब से करेंगे, जो मेंस का होगा वो हम मेंस के हिसाब से जो है उसकी जो है वो तैयारी करेंगे। देन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि किस प्रकार से हमारे बाजार को, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर को किस प्रकार से जो WTO है वो प्रभावित करता है, दैट वी विल डिस्कस। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो देश है वो औद्योगिक विकास के बिना अधूरा है।
आप केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक बहुत ही रिस्की सेक्टर है। मानसून अच्छा है, फसल अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, मान लीजिए किसी साल मानसून फेल हो गया, या मान लीजिए किसी साल बाढ़ आ गई, या कोई प्राकृतिक कोई अन्य आपदा आ गई, प्रभावित करती है। लेकिन जब तक आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा जो आर्थिक विकास है किसी भी देश का, ना तो उस देश का आर्थिक विकास हो सकता है, ना ही उस देश के नागरिकों का आर्थिक विकास हो सकता है। इसका सिंपल सा एक अर्थ है कि हमें क्या करना है, अपने यहां पर इंडस्ट्रीज को लाना है, उद्योगों को बढ़ावा देना है, और साथ साथ औद्योगिक विकास भी करना है। और उसमें पता ही है हमारे 8 कोर सेक्टर्स है। कोर सेक्टर्स क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, खासकर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन का जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है वो सब समस्याएं रही हैं। देन कंपनी वेरियस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारत सरकार ने बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई हैं, क्या पॉलिसीज बनाई हैं, किस प्रकार से काम करती हैं। देन कंपनीज एक्ट क्या है, उस कंपनीज एक्ट के अनुसार हमने नया नया क्या क्या उसमें चेंजेस किए हैं, और उसके साथ वर्तमान में वो जो पॉलिसीज हैं या जो एक्ट्स हैं किस प्रकार से हमारे यहां पर जो है वो काम कर रहे हैं, वर्तमान में काम कर रहे हैं। देन इनोवेशन, नवाचार, हमारी सरकार वर्तमान में नवाचार के ऊपर सबसे अधिक काम कर रही है, क्योंकि यह माना जाता है कि भारत एक ट्रेडिशनल वे में काम करता है, वो अपने आप को नए नए चीजों की तरफ अग्रसर ही नहीं करते। लेकिन जब तक आपके यहां पर इनोवेशन नहीं होगा, जब तक हम जो है इनोवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, नई नई चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, नए नए आविष्कारों की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक किसी भी देश का जो विकास है वो पूर्ण नहीं माना जाता। देन महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्नास क्या है उसमें, क्योंकि अभी हमने हमारी जो सरकार है उन्होंने 2 कंपनीज को जो है वो महारत्ना की उपाधि दी है, क्या है। देन डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, किस प्रकार से, देखिए इस बार समझ लीजिएगा। पहले आई एलपीजी पॉलिसी 1991, वर्तमान में पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा जाता है अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें। एक 1991 से पहले का विश्व और एक दूसरा 1991 के बाद का विश्व। क्योंकि मालूम ही होगा जब 1991 में जून में जब मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री बने, तब वो लेकर आए एलपीजी पॉलिसी। अब वो जो एलपीजी पॉलिसी है किस प्रकार से पूरे, ना केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करती है। क्यों पूरे विश्व को हमने 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि जब एलपीजी पॉलिसी आई तब हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया। यानी कि हमने, ना केवल हमने बल्कि पूरे विश्व ने उदारवादी नीतियां अपनाई बिजनेस के प्रति, देशों के प्रति। हमने क्या किया, हमने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी देश केवल और केवल सरकारी विकास के ऊपर नहीं चल सकता, सरकारी लोगों के ऊपर नहीं चल सकता, जब तक प्राइवेट सेक्टर अधिक विकसित ना हो जाए। यानी कि किस प्रकार से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर किस प्रकार से मिलकर काम करते हैं। पता ही है वर्तमान में किसी की बात करते हैं, हम बात करते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। किस प्रकार से भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर देश की इकोनॉमी को विकास रहे हैं। देन डिसइन्वेस्टमेंट, भारत सरकार क्या कर रही है, अपनी कंपनियों में से अपनी हिस्सेदारी को, जिसको हम नाम देते हैं विनिवेश। विनिवेश क्या है, किस प्रकार से जो है काम करता है, हमारे वित्तीय घाटे को कम करने किस प्रकार से मदद करता है, इससे क्या क्या फायदे हैं, सब चीजें जो है आपका जो है ये। देन हमारा सबसे बड़ा आज का सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं। क्यों भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर को विकसित करने की तरफ बात कर रही है, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा नियम है, अगर आपका एमएसएमई सेक्टर विकसित हो रहा है, अगर अच्छे से विकसित हो जाता है, तो आपके यहां पर बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। ना केवल बेरोजगारी समस्या दूर हो जाएगी, बल्कि जो गरीबी रेखा है उससे भी ऊपर आने वाले लोगों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। बिलो पॉवर्टी लाइन धीरे धीरे अगर हम एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रहते हैं वो अपने आप अबव पॉवर्टी लाइन में आने शुरू हो जाएंगे। तो किस प्रकार से इंडस्ट्रियल
और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। देन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड, जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि वर्तमान समय वो समय है जब विश्व के प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ समय पहले जैक मा, जो कुछ समय पहले तक चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, ना केवल चाइना के बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं, उनकी कंपनी है अलीबाबा, और उनका एक स्टेटमेंट आया, एक वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो एक बहुत ही परफेक्ट स्टेटमेंट। उन्होंने बोला कि वर्तमान समय में एक देश दूसरे देश के साथ आर्थिक रूप से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि अब वर्तमान समय में विश्व में युद्ध का खतरा लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि वर्तमान समय जो है औद्योगिक विकास का विषय है और कोई भी देश वर्तमान में ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह युद्ध का खतरा मोल जा सके, क्योंकि युद्ध की एक खासियत रहती है कि युद्ध जब भी होता है, चाहे आप युद्ध जीते चाहे आप युद्ध हारे, अर्थव्यवस्था हमेशा हार जाती है। और इस समय वर्तमान में हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं जब, तब कोई भी देश युद्ध का खतरा मोल ले ही नहीं सकता। राजनीतिक विवाद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो कभी युद्ध में परिवर्तन नहीं ला सकते, युद्ध में परिवर्तित हो ही नहीं सकते। सो दैट इज द थिंग कि विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्राएं क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, किस प्रकार से जो है जो भुगतान शेष या व्यापार शेष क्या है, किस प्रकार से जो है वो काम करता है, किस प्रकार से हमारा किन देशों के साथ जो है हमारा व्यापार शेष जो है वो पॉजिटिव में है, कितनों के साथ नेगेटिव में है, हम कितनों के साथ डेफिसिट में है, ये सब चीजें जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और वर्तमान में जो है बीओपी की पोजीशन क्या है। देन एफडीआई, भारत सरकार ने एफडीआई के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, क्यों विदेशी निवेश हमारे यहां पर आवश्यक है, क्यों विदेशी कंपनियां हमें उनको अपने यहां पर आकर्षित करना है, किस प्रकार से वो बेरोजगारी को कम कर सकती हैं, किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने की काम कर सकती है, दैट विल बी अंडर एफडीआई। देन एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, किस प्रकार से विदेशी कंपनियां हमारे देश के पूंजी बाजार में काम करती हैं, वो सब चीजें जो हैं, और वहां से हमारे पास पूंजी आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी, तो क्या होगा, हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या हैं, किस प्रकार से वर्तमान में जो विदेशी मुद्राओं के रेट जो है परिवर्तित होते हैं, और आजकल आपने एक नाम और भी सुना होगा, करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप क्या है, किस प्रकार से जो करेंसी स्वैप है वो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, पॉजिटिव सेक्टर में किस प्रकार से होता है, वो सब चीजें जो हैं। देन हमारे यहां पर जो एक्ट है फेरा और फेमा, पहले फेरा हुआ करता था 1973 फेरा, और बाद में जो कन्वर्ट किस में हो गया, वो फेमा में कन्वर्ट हो गया। फेरा और फेमा में क्या अंतर है। देन जब पिछले साल पिछले साल भी कहेंगे 2018 में जब नीरव मोदी केस आया, तब उस समय बहुत चर्चा में रहा स्विफ्ट। स्विफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से एक देश से दूसरे जो पैसा भेजा जाता है वो स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज के साथ भेजा जाता है। देन रेमिटेंसेस, हमारे देश में विदेशी मुद्रा रेमिटेंसेस के जरिए किस प्रकार से आती है, धन प्रेषण क्या है, किस प्रकार से आता है, वो सब चीजें जो है हम फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड में जो है हम करेंगे। देन जब हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है विदेशी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ब्रिक्स हो, एडीबी हो, या कोई भी ऐसा अलायंस जो वर्तमान में अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए काम करता है। क्योंकि पता ही होगा हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, अभी वर्ल्ड बैंक ने हमें जो है हमारी जो आपने नाम सुना होगा अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना जो है उसमें जितना भी हमारी सरकार जो खर्च करने जा रही है उसका 50% कौन दे रहा है, विश्व बैंक दे रहा है। यानी कि हमारे देश के सामाजिक और जो विकास है और जो ओवरऑल डेवलपमेंट उसके लिए फंड देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक। या हमारे यहाँ पर जो आर्थिक विकास है, अर्थ समस्या है, उनके लिए आईएमएफ जो क्या काम करता है। G20, अगर कुछ सालों की बात करें तो G20 एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में उभर कर सामने आया है। G20 देश कौन है, किस प्रकार के देश हैं, क्या
उसमें अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन सब चीज़ों की, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो था, मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है का जो पार्ट है किस प्रकार से आता है, और हमारे लिए यूपीएससी में या स्टेट सिविल सर्विसेज में किस प्रकार से जो इकोनॉमी जो है उस पर टॉपिक्स हैं, किस प्रकार से उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैंने आपसे आज डिस्कस करी। और मैं ये कहूँगा कि अब आज का मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है मेरा जो है लेक्चर जो था वो आज सुना, और मैं कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जो है जो रविंद्रास IAS है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो लगातार आप तक पहुँचते रहें, और जो रविंद्रास IAS है वो आपको जो है आपके एग्जाम्स में आपको सफल होने में आपकी जो मदद कर सके। और जल्दी से जल्दी जो है वो हमारा जो YouTube चैनल है उसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका कोई भी जो लेक्चर है वो हम जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करें, जो भी आपके पास भेजें, वो आपको कोई मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, एंड आई होप यू शुड हैव एंजॉयड द क्लास, और you will wait for my next class. Thank you very much from my side.